हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम पुनः में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये आज हम लोग ईवीएस का सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं दोस्तों। 2023 का PYQ है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन आंसर है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा साथियों। और आप सबसे यही गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा दोस्तों। जिन भाई बहनों को नोट्स चाहिए दोस्तों, वे इस नंबर पर कॉल कीजिए। और साथियों, या तो कॉल किए या तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए सीटेट नोट्स, हम आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। इसलिए लेकिन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये हम बना रहे हैं दोस्तों। वीडियो को बना रहे हैं ईवीएस का दोस्तों। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा, जिससे आपको रिविजन है फास्टली ज़्यादा जल्दी रिविजन होगा दोस्तों। क्योंकि नोट्स तो आपको दे देंगे, लेकिन नोट्स पूरा पढ़ नहीं पाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा पेज आता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। वीडियो देख के बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन पे चर्चा होने वाला है दोस्तों, करने वाले हैं, वो दोस्तों आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। भूलिएगा तो फिर बहुत बाद में पछताइएगा। जितना जल्दी हो 1 से 2 बार वीडियो देख के रिविजन कीजिए फास्टली, उसके बाद सेट लगाइए दोस्तों। PYQ है दोस्तों 2023 का, ये पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, ये नहीं है दोस्तों। प्रत्येक गतिविधि की समझ का विकास, अवलोकन, अब ये है दोस्तों अवलोकन, खोज तर्क और निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। तो आपका थर्ड से है दोस्तों। देखिए ईवीएस में दोस्तों बच्चे को करके सीखने का ज़्यादा मौका देना है दोस्तों। ईवीएस का मतलब है कि बच्चे से ही करवाना है, जो भी काम करवाना है उससे ही अवलोकन करवाना है दोस्तों। और ईवीएस में कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी CDP में दोस्तों किसी भी में गलती ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोगों को चुनना होता है। इसलिए आप लोग देखिए विषयगत अवधारणाओं की समझ विकास, ये आपको उतना नहीं, इससे भी अच्छा देखिए प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, ये है दोस्तों। आज सबसे अच्छा आपका अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करके बच्चों को सीखने के लिए देना चाहिए दोस्तों। सबसे अच्छा आपका थर्ड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाथियों के बारे में नीचे एक कथन विचार करना। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं, ये गलत है दोस्तों। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करता दोस्तों। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलो होता है, ये सही बात है दोस्तों। इन्हें कीचड़ और पानी खेलना बहुत पसंद है, ये भी बात सही है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, नर और मादा हाथी नहीं घूमती है दोस्तों, ये भी आपका गलत है। आपका B और C सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस अवधारणाओं से उसके खेत की मृदा क्या हुई दोस्तों? केवल धान की फसलों में उपयोग की, गलत है दोस्तों। केवल देखते ही काटिए, आप लोग नेगेटिव वर्ड है। 1 साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, ये भी गलत है। उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, ये भी गलत है दोस्तों। बंजर हो जाएगी दोस्तों। क्या ज़्यादा आप रासायनिक खाद डालिएगा खेत में, क्या होगा? खेत की मिट्टी धीरे धीरे उर्वरकता कम हो जाएगी और उससे धीरे धीरे बंजर की ओर अग्रसर हो जाएगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं दोस्तों? तो हम कपड़े से जो छान के अलग कर सकते हैं उसे चौक, पाउडर और रेत को दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं? कपड़े से छान के अलग कर सकते हैं। लेकिन नमक और चीनी को नहीं छान के अलग कर सकते हैं, तो दूध और नमक को भी नहीं निकाल सकते हैं, और हल्दी और पाउडर तेल को भी दोस्तों हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन चौक और पाउडर और रेत आप छान के अलग कर लीजिएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उनको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी साथियों? तो रक्तहीनता मतलब दोस्तों एनीमिया की कमी हो गया, तो आप लोग जानिए एनीमिया को पूरा करने के लिए हम लोग चुकंदर का रस और पालक का साग उनको खाने के लिए सलाह देंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंवला है, पालक है, गुड़ है दोस्तों। लोह तत्व से काफ़ी प्रचुर मात्रा में आंवला में, पालक में और गुड़ में पाया जाता है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग 167 से चलते हैं। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों के रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। पानी जब मिलेगा तो दोस्तों पानी की कमी का एहसास कैसे होगा? उस क्षेत्र में पानी केवल देखते ही काटे नलों से जाता है, ये भी गलत है। प्राप्त होने वाले पानी पीने और खाना पकाने के लिए असुरक्षित है दोस्तों, देखिए ये सही है दोस्तों आपका।
क्या बोला, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाले पानी पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित, मतलब पानी काम योग्य नहीं है दोस्तों, उसे हम खाने पीने में उपयोग नहीं करें, गंदा पानी है दोस्तों, इसलिए कमी का एहसास हो रहा है दोस्तों। प्राप्त पानी से लोग धोने और सफाई का काम करते हैं, ये सब दोस्तों आपका नहीं होगा। 168 देखिए, कुरुक भाषा में तोरण का निम्नलिखित अर्थ क्या होता है दोस्तों। कुरुक भाषा में तोरण का अर्थ आपका हो जाएगा वन से दोस्तों, किससे होगा, जंगल से दोस्तों, किससे, जंगल से, याद रखिएगा। चलिए 170 चलते हैं हम लोग। आपका घर एक्स पर स्थित है, दूध की दुकान वाई पर स्थित है। आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप एक पर जाते हैं, ठीक एक्स से उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर हैं, फिर बी पर जाते हुए ए के ठीक पश्चिम में आप 60 मीटर की दूरी पर हैं, सी पर जाते ही बी ठीक उत्तर में 50 मीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। तो अंत में आप वाई पर दूध की दुकान पर पहुंचते हैं, तो सी से ठीक पूर्व 100 मीटर की दूरी पर हैं। तो दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा किस तरह है दोस्तों, आप पहले बनाइए। देखिए पहले क्या क्वेश्चन बोला, एक्स के ठीक उत्तर में दोस्तों, उत्तर हमको चलना है, उत्तर आपको चलना है दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल 10 से 15 क्वेश्चन लाएंगे, उसमें आप लोग इस वीडियो को समझिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका बी है दोस्तों, अभी आंसर देख लीजिए, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे दोस्तों। चलिए, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे दोस्तों, क्या होगा, ठंड लगना दोस्तों और बुखार। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण क्या होता है, ठंड लगना और बुखार साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है, दर्शाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कमल का फूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कमल का फूल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए दोस्तों, फलों और सब्जियों को काटने के बाद होना चाहिए, नहीं दोस्तों, काटने के बाद हो जाएगा, विटामिन खत्म हो जाएगा। भोजन को अधिक देर तक भी नहीं पकाना, क्योंकि विटामिन नष्ट हो जाएगा। चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना चाहिए, ये भी ढेर सारा पानी में नहीं धोना चाहिए दोस्तों, क्योंकि विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा दोस्तों। चावल और अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों, बनाए रखेगा पोषक तत्व को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, यात्रा के माध्यम का चयन, चर्चा के अवसर से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, चर्चा के अवसर सृजित करना दोस्तों, जिससे बच्चे लोग आपस में ही बातचीत करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा दोस्तों, ज़्यादा सीखेंगे जल्दी दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित करता है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित योगात्मक एवं सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। देखिए विषय की पुनरावृत्ति बोला दोस्तों, यही एक गलत हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति का सकारात्मक वातावरण का सृजन करना और भली प्रकार का, ये भी गलत आपका हो जाएगा दोस्तों। पुनरावृत्ति देखिए और काटिए। एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना और एक भली प्रकार आयोजित योजना, विद्यार्थी समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति दोस्तों, ये आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। एक ही भली प्रकार का आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना और विद्यार्थी समर्थन और विषय की पुनरावृत्ति, ये भी गलत होगा दोस्तों। यहाँ एक भली प्रकार का आयोजित योजना नहीं होगा दोस्तों, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, तब ना एक भली प्रकार आयोजित योजना, विद्यार्थियों को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति दोस्तों। सीक्वेंस में ये है दोस्तों, ये सब सीक्वेंस में नहीं था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई, सभी विद्यार्थियों ने अपने खाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि हमारी तरफ पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी से कहना चाहिए कि पौधे विषाणु से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी गलत है। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं।
सभी विद्यार्थियों को पूछना चाहिए कि रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। आपका 3 सही है दोस्तों, ए, सी और डी दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है दोस्तों। समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलापों को मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के विषयों में मान में वृद्धि दोस्तों। ए नंबर तो नहीं होगा दोस्तों। समूह के क्रियाकलापों मान की वृद्धि, समूह के क्रियाकलापों मान में वृद्धि दोस्तों। देखिए, समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलापों मान में वृद्धि नहीं होगा। समूह में कार्यों के लिए विषयों मान में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि समूह के क्रियाकलापों में मान में वृद्धि आपका ये सही सटीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है और प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा को संबोधित कर सकते हैं दोस्तों? समता, न्याय और मानवीय गरिमा में संबंधित मुद्दों की पहचान करना दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करते हैं, ठीक है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहती है। तो प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा की संबोधित कर रहे हैं? तो समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन से सृजनात्मक अभिव्यक्ति होगा तो संभव नहीं है, गलत है दोस्तों। संभव है, लेकिन पूछा सृजनात्मक अभिव्यक्ति से नवाचार के लिए आवश्यक है दोस्तों, नवाचार के लिए आवश्यक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह परिक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है। यह क्या है दोस्तों? ये परियोजना परिक्रम है। क्या? परियोजना परिक्रम। वह परिक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? परियोजना परिक्रम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? शिक्षक की बातचीत, ये गलत है दोस्तों। आपका पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, पठन सामग्री भी नहीं होगा। सीखने के दौरान हुए अनुभव, ये होगा दोस्तों। क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया दोस्तों। आपका सी और डी 100% सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है झरना दोस्तों। मोलेंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलेंटिंग दोस्तों, झरना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों और मुलायम भाग कहलाता है बार्ब दोस्तों। पक्षियों के पंखों के दोनों और का मुलायम भाग क्या कहलाता है? बार्ब दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम और शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए दोस्तों। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर दोस्तों। आपका क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन सा आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? ये आपका पेपर और पेंसिल नहीं है दोस्तों। समूह कार्य एकदम इंपॉर्टेंट है। आप परियोजना कार्य दोस्तों, आपका कौन कौन है? समूह कार्य, परियोजना कार्य दोस्तों। निष्पादन भी आपका नहीं होगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। तो ज्ञान से प्रदाता के रूप में, ज्ञान से दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। हाँ सही है, ये सही है दोस्तों। आपका 3 नंबर एकदम सही है। ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन और पाठ्यक्रम को संरक्षित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? ये दोस्तों आपका हो जाएगा उदाहरण सहित प्रमुख संपर्कों की व्याख्या। ये आपका नहीं होगा दोस्तों, उदाहरण से नहीं होगा। बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ये सही है दोस्तों। ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, ये भी आपका सत्य है। सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश दोस्तों, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। ये प्रमुख संपर्कों से संबंधित गतिविधियाँ का संचालन, ये भी आपका गलत है दोस्तों। बी और सी और डी सही है दोस्तों आपका। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। साधन जो प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं दोस्तों वृत्तांत अभिलेख से दोस्तों। क्या कहते हैं? वृत्तांत। साधन जो प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है सम्मिलित करते हैं वृत्तांत अभिलेख से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कनखुजरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अन्याय द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल में किन कौशलों को सम्मिलित किया गया? अवलोकन साथियों, अवलोकन का है
फिर भविष्यवाणी तो नहीं होगा, अनुमान का होगा और निष्कर्ष का होगा दोस्तों। प्रयोग नहीं, निष्कर्ष पर पहुंची दोस्तों। क्या क्या है फिर से देखिए, अवलोकन हो जाएगा, भविष्यवाणी हो जाए, भविष्यवाणी तो नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है। अनुमान लगाई, ये भी सही है। फिर निष्कर्ष दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है दोस्तों? ये व्याख्या आपका रचनात्मक आकलन है। क्या है दोस्तों? रचनात्मक आकलन। कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो रचनात्मक आकलन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार हुआ और ट्रेन अहमदाबाद से 11 साढ़े 11 बजे चली। 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन की चली हुई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन का औसत चाल कितना होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों देखिए, 24 घंटा वहाँ पे हो गया। फिर 8 सितंबर को 3:30 में पहुंचा। तो देखिए 11:30 है, तो देखिए 12 1 है ये, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। 3 घंटा इधर हुआ। वो चला कितना बजे साथियों? 11:30 में चला था। 30 मिनट उधर बचा हुआ है, 30/60, 3×60 यानी 3×1/2 दोस्तों। तो इधर हुआ 24 घंटा और 3 घंटा, 27 घंटा, 1/2 दोस्तों, यानी हो गया 54/55/2 दोस्तों। गुना कर दीजिएगा, 27×54/1 + 1 55/2 दोस्तों। उसके बाद आप अपना चाल बराबर औसत चाल बराबर स्पीड बराबर निकाल लीजिएगा दोस्तों। दूरी बटे समय, दूरी कितना दिया हुआ है? 2277 किलोमीटर बटे 55/2। तो आप लोग कर लीजिएगा 22/77 × 55/2/1। आप काट खोट के आंसर ले आइएगा, इतना आंसर आएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सम्मान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है दोस्तों, 6 बिंदुओं पर आधारित है, आप सभी साथी जान रहे हैं। बाबरी का अर्थ क्या होता है? बाबरी का सीढ़ीदार कुआं होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? सीढ़ीदार कुआं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा अधिक। गलत है दोस्तों, अधिक नहीं होगा, बढ़ता है। वायु की नमी में कम होता है, कमी भी नहीं होगा, बढ़ता भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे ये गलत है, घटता और वायु की नमी में जलवाष्प कम होता है, ये भी कम नहीं होगा दोस्तों, घटता होगा और वायु में नमी जलवाष्प की मात्रा में अधिकता होगा दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए। वाष्पन के कारण शीतलन प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु की नमी में अधिक होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। तो लहसुन के लिए वह दिखाती है बल्ब दोस्तों। लहसुन का क्या दिखा रही है? बल्ब। फिर से देखिए, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। तो लहसुन के लिए वह कौन क्या दिखाएगी? तो बल्ब दिखाएगी। जो नीचे बैठता है दोस्तों, ऐसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं दोस्तों। नीचे जड़ रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 95 देखिए, किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है दोस्तों? पद तेल प्रयुक्त होता है। तो पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल दोस्तों। किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? तो पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है दोस्तों। तो लक्षद्वीप और चंडीगढ़ आपका संघ शासित प्रदेश है दोस्तों। लद्दाख एक संघ शासित प्रदेश है दोस्तों, दूसरा राज्य है, इसलिए ये सब गलत है दोस्तों। इसमें दोनों दोस्तों केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? तो भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण दोस्तों सही है आपका। भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण जल विभाजन के प्रबंधन में सही है। व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। व्यक्तिगत स्तर पर ये संभाला नहीं जा सकता है। योजना बनाने के लिए निधि कोष से आवंटन किया जाता है, ये आपका हद तक सही है दोस्तों। जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी गठन किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। आपका ACD होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था दोस्तों? ये आपका धारणीय विकास लक्ष्य दोस्तों। क्या है? धारणीय विकास लक्ष्य दोस्तों। फिर से देखिए, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी
विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में किन लक्ष्यों द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों साथियों, धारणीय विकास लक्ष्य द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास में प्रवर्सन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्प्रावासन मूलतः निम्नलिखित में किसे निर्देशित करता है? साथियों, एक देश से बाहर स्थान बदलना। क्या आप फिर से देखिए, एक देश से बाहर स्थान बदलना। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में प्रवर्सन एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्प्रावासन मूलतः निम्नलिखित में किसे निर्देशित करता है? तो एक देश से बाहर स्थान बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? दोस्तों तो बरगद भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांगपा क्या है? चांगपा ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है। चांगपा क्या है? ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं कौन सा होगा? दोस्तों तो ये आपका उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व होगा। दोस्तों देखिए, दिल्ली आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे है और आपका चंडीगढ़ यहाँ पे है दोस्तों। फिर पूछा देहरादून दोस्तों, देहरादून आपका इधर है दोस्तों, इधर मतलब उत्तर पूर्व दोस्तों पड़ेगा आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ को दुरुपयोग में योगदान देता है। दोस्तों अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों को नियमित उपयोग। दोस्तों क्या बोला? महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। अन्य परिवारों के सदस्यों द्वारा पदार्थों को नियमित उपयोग। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ चोंपा अपनी भेड़ों एवं बकरियां रखते हैं कहलाता है। दोस्तों लेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेखा। तो वह स्थान जहाँ चोंपा अपनी भेड़ों एवं बकरियों रखते हैं क्या कहलाता है? लेखा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका की विशेषताओं की व्याख्या करता है? दोस्तों तो आप सभी साथी जान रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका की विशेषता की व्याख्या करता है। आपका हो जाएगा अधिगम समाहर करता आपका हो जाएगा दोस्तों अधिगम। सहज करता एकदम सत्य है दोस्तों, और फिर सहज अधिगम करता ये आपका सही है। लेकिन विषय वस्तु संचारक गलत है, व्यवहारिक रूपांतरण भी गलत है, विषय वस्तु भी आपका गलत है दोस्तों। इसलिए आपका बी और सी सत्य है दोस्तों। ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बज समूह का दायित्व क्या होता है? दोस्तों छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। दोस्तों उसे कहते हैं बज समूह। दोस्तों क्या होता है? छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, उसे बज समूह कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीली रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ अध्यापक से उत्तर दिया। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल व पौधों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगेंगे तो प्रजाति नष्ट हो जाएगी। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? दोस्तों तो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करना और मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास करना, मानव प्रजाति अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास करना होता है। और फिर देखिए, पर्यावरण समस्याओं को समाधान हेतु उचित कार्रवाई सूचित करने के लिए जिम्मेदारी का बोध का विकास। ये गलत है दोस्तों, उचित कार्रवाई करने का नहीं बोला गया दोस्तों। मानव और पर्यावरण के बीच संबंध की जागरूकता का विकास, ये 100% सही है दोस्तों। मानव क्रियाकलाप उपजने वाली पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, ये भी सही है। फिर मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास दोस्तों, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वप्रथम प्रयुक्त है दोस्तों? तो देखिए आपका समस्या समाधान विधि प्रयुक्त है दोस्तों। कौन सी? फिर से देखिए, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो समस्या समाधान विधि दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के लिए शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों? तो सामुदायिक संसाधन का। किसका उपयोग करना चाहिए? सामुदायिक संसाधन का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों।
स्वामी स्वामी नदी के पास स्वामी जो है नदी के पास रहता है। भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है। स्वामी के पिता क्या करना चाहिए। स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है। देखिए, प्रदूषण वर्ड दोस्तों उस समय उस स्थिति में बच्चे को समझ में नहीं आएगा दोस्तों, प्रदूषण क्या है। स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी जीवाणु विषाणु, ये भी दोस्तों जीवाणु विषाणु को वर्ड भी वो नहीं समझ पाएगी। स्वामी को कहना चाहिए कि पानी कैन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया और वह पीने के लिए सुरक्षित है। ये भी बात वो नहीं समझ पाएगी दोस्तों। स्वामी से कहना चाहिए कि वे नदी के पानी और पीने के कैन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखिए। ये बात 100% सही है दोस्तों। तब उसे समझ में आएगा कि पानी में क्या, नदी वाला पानी और कैन में पानी में क्या अंतर है। प्रभावी विचार विमर्श क्या होता है दोस्तों। मूल विषयों से हट जाना। देखिए, मूल विषयों से हटना नहीं होगा दोस्तों। सहभागिता को प्रोत्साहित करना दोस्तों प्रभावी विचार का सम्मत है दोस्तों। आलोचना भी नहीं होगा, मदद करना भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 में विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियों पौधों को पानी देगी। कुश ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियों गड्ढे क्यों नहीं खोद सकती। कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। साथियों, बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें और लड़कियों को क्या करना चाहिए, वे ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं दोस्तों। इस पर सही होगा दोस्तों। यही क्वेश्चन आपका सही है जी। जो देखिए जो सही नहीं है वो क्यों नहीं सही है उसके बारे में देख लेते हैं। बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों की शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर थे। ये गलत है दोस्तों। बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान देखिए। यहाँ जेंडर स्टेरियोटाइप दे रहा है दोस्तों, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता दर्शा रहा है दोस्तों। ये गलत है। बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद अनुसार पौधों लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। ये भी गलत है दोस्तों, नहीं चुन सकते हैं, ये नहीं बोला गया था। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध क्या होता है दोस्तों। किसी छात्र की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से दोस्तों क्या बोला गया। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध क्या होता है। किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है दोस्तों। तथ्यों की सूची बनना दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। सवाल उठाना सही है दोस्तों। परिकल्पना बनाना ये भी गलत है दोस्तों। परीक्षण करना ये भी सही है। फिर आपका अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना ये भी तुरंत नहीं होगा। संवाद आपका सही हो जाएगा। फिर अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष परिवर्तन तो ये भी सही है। और आंकड़ों का विश्लेषण करना ये भी आपका सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 1 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण के अधिगम सामग्री क्या होगा दोस्तों। ये आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, छात्र केंद्रित दोस्तों। ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होगा, छात्र केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लगाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लगाए। सोहा के बीज तारों के बीज से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। विद्यार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। बड़े आकार के बीज बड़े पौधे बनाएंगे, ये गलत है दोस्तों। छोटे आकार के बीज छोटे होने, ये भी गलत है। बड़े और छोटे आकार बीजों को एक जैसा पौधा, ये भी गलत है। बीज को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन सा बीज से बड़े पौधे उगेंगे, ये आपका सही है दोस्तों, 100% ट्रू है। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या होता है साथियों। जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या होता है, मतलब जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही है। स्वाना जो है वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही है। उसने अपने विद्यार्थी को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा और सवाना को क्या करना चाहिए।
रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल है और अन्य फलों के साथ रखा जाना चाहिए। ये भी गलत है दोस्तों, और आपका ये भी गलत है। रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू और सेब एक साथ समूह में आते, ये भी गलत है। रिद्धि से कहना चाहिए कि वे यह समझाएं कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा। ये आपका सही है दोस्तों, क्योंकि उसका सृजनात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं, तो अर्जेंटीना। तो कौन हो सकता है? अर्जेंटीना। जैसे देखिए, जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? अर्जेंटीना के दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, तो इस दौरान देखा गया दोस्तों हिंद महासागर की सुनामी 2004 दोस्तों। फिर से देखिए, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए, तो इस दौरान देखा गया था हिंद महासागर की सुनामी 2004 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उष्मा द्वीप क्या है दोस्तों? उष्मा द्वीप वह शहरी और महान नगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं दोस्तों। वह शहरी या महान नगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। ये आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है दोस्तों? तो विषाणु दर्शाता है, जीवाणु दर्शाता है, कवक और शैवाल दोस्तों। कौन दर्शाता है? विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है दोस्तों? तो क्या है कीटभक्षी पौधा? फीचर पौधा दोस्तों। क्या है? फीचर पौधा। पाठ हु तू 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 हु कर्णमलेश्वरी है दोस्तों। ये एक भारोत्तोलन है दोस्तों। क्या है? भारोत्तोलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर अपनी परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए सबसे पहले ठीक उत्तर की ओर 50 मीटर चलते हैं। चलिए हम उत्तर चल जाते हैं 50 मीटर दोस्तों। चलिए चल गए। फिर देखिए, ठीक पूरब चलते हैं 100 मीटर। चलिए चल जाते हैं ठीक पूरब 100 मीटर। 100 मीटर चल गए। चलिए और ठीक उत्तर फिर चलिए 300 मीटर। फिर चलिए चल गए उत्तर 300 मीटर। चलिए और चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम। ठीक चलिए पश्चिम चल गए 160 मीटर। चलिए चल गए। तो परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा किधर है दोस्तों? तो दक्षिण और पूर्व है दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिण और पूर्व दोस्तों। यहाँ से जब आप देखिएगा दक्षिण और पूर्व होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग बाघ के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है। एकदम सही है दोस्तों, 100%। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। ये भी सही है दोस्तों। बाघ की दहाड़ ये गलत है, 5 किलोमीटर नहीं दोस्तों, ये 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ की दहाड़ जो है साथियों, ये आपको 3 किलोमीटर तक सुनाई देगा। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेक किलोमीटर तक दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है दोस्तों। ये भी आपका सही है दोस्तों, लेकिन सी गलत है, इसलिए ए बी डी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किसने किया था दोस्तों? गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों? कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है दोस्तों? खरीफ फसल आपका गेहूं नहीं है साथियों, मक्का है, धान है, सोयाबीन है दोस्तों। कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन से सवार हुआ
और 21:45 को ट्रेन अहमदाबाद 21:45 में चली दोस्तों। और 9 सितंबर को 9:15 में एर्नाकुलम पहुंचा। तो इस यदि इस समय अंतराल में ट्रेन इतना किलोमीटर दूरी चली ट्रेन का औसत देखिए दोस्तों, आप लोग ये सब खुद से बनाइए ये सवाल को। 7 सितंबर को चली, देखिए कितना चला आपका 21:45, मतलब क्या हुआ 9:45। आप लोग जानते हो रेलवे में 24 घंटा का टाइम होता है दोस्तों। 12 के बाद जो 13 बजता है दोस्तों, ये आपको इंडिकेट 1 का करता है। 14 बजता है ये 2 का करता है। 15 बजता है तो आपका 3 को इंडिकेट करता है। 16 बजता है 4 को। 17 बजता है तो 5 को। 18 बजता है तो 6 को। और 19 बजता है तो 7 को। 20 बजता है दोस्तों तो 8 को। इसलिए 21 बजेगा तो आपका क्या बजेगा, 9 बजेगा दोस्तों। तो यहाँ कितना बजा, 9:45। फिर देखिए 8 सितंबर को दोस्तों, 8 सितंबर को फिर 9:45 चला, तो कुल दूरी कितना हुआ, 24 घंटे का हो गया। फिर देखिए हमको पहुंचा किस दिन दोस्तों, 9 सितंबर को पहुंचा। 9 सितंबर को कितना बजे पहुंचा, सो देखिए 9:15 पहुंचा दोस्तों। 9:15 पहुंचा दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, 45 में पहुंचता तो इसका हो जाता आपका 24 घंटा यहाँ पे फिर दोस्तों। लेकिन 15 मिनट पहले पहुंच गया तो आपका 23 घंटा 45 मिनट हुआ दोस्तों। 23 घंटा 30 मिनट, 45 नहीं दोस्तों, 30 घंटा 30 मिनट दोस्तों। आप लोग जोड़िए 24 घंटा और 23.45 दोस्तों। 45 हो गया, इधर 7 हुआ, 47.30 हुआ दोस्तों। क्योंकि देखिए 45 में आपका 15 जाएगा तो 30 बचेगा दोस्तों। तो 30 हुआ तो हो गया बटे 60 कीजिए, 30 दूनी 60, 47.1/2 दोस्तों हो गया। तो आप इसको 20.55 किलोमीटर बटे 47 दूनी 95 हो गया, 94 हो गया दोस्तों। और एक 95/2 दोस्तों, आप काट के आप आंसर ले आएंगे। आंसर आपका 57 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुद से अस्थिर से बनाइए दोस्तों, आपको जिस तरह बताया एकदम आसानी से हिसाब सवाल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे का वीडियो अगले एपिसोड में बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।